हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, ज़्यादा स्वस्थ रह सकें। आपकी हेल्थ जो है वो आपके लाइफ का बेस्ट पार्टनर होता है। जिस तरीके से आप अपने पार्टनर का ध्यान रखते हैं, अपने पार्टनर के लिए समय निकालते हैं, उसी तरीके से आप अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग हो सकता है। आपकी हेल्थ अगर अच्छी है तो आप लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सपोर्ट के। और आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वल्वल इचिंग के बारे में, यानी कि प्राइवेट पार्ट्स में जो इचिंग की प्रॉब्लम है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत बार महिलाएं थोड़ी सी झिझक के चलते या थोड़ी सी हिच के चलते इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है और किन छोटे और सिंपल स्टेप्स का ध्यान रखकर आप इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपके साथ कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपको अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और उनकी जो भी एडवाइस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ कुछ इस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, अगर आप बार बार वल्वल इचिंग से परेशान हो रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके क्या चैलेंजेस हैं और अगर आप चाहें तो हमारे साथ एक ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको वल्वल इचिंग के लिए प्रोन बनाते हैं या उसके चांसेस को बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो शुरू होती है मिडिल एजेड या एल्डरली एज ग्रुप में। जब आपके बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जिनका डिक्लाइन शुरू होता है, उनके लेवल्स रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय में जो प्राइवेट पार्ट्स की स्किन है वो थोड़ी सी डेलिकेट होने की वजह से और हार्मोन्स की कमी होने की वजह से उसकी जो रिजेनरेशन होती है, किसी भी स्किन में जो वेयर एंड टेयर होती है वो लगातार रीजेनरेट होती रहती है। लेकिन जब प्राइवेट पार्ट्स की स्किन रीजेनरेट नहीं हो पाती है हार्मोन्स की कमी की वजह से, तो इसमें इचिंग और इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। तो इसलिए जो मिडिल एजेड और एल्डरली फीमेल्स हैं जहाँ पर कि उनकी जो एज है वो मेनोपॉज की तरफ जा रही है, वो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में है, तकरीबन 35 से लेकर 45 या 50 ईयर्स प्लस की एज ग्रुप में है, तब ये कंप्लेंट्स ज़्यादा देखी जाती हैं। इसके अलावा वे महिलाएं जो ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आती हैं, उन महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। ओबेसिटी की वजह से जो प्राइवेट पार्ट्स हैं और जो मिडल पोर्शन ऑफ थाइज है वहाँ पर कंटिन्यूस फ्रिक्शन की परेशानी रहती है, वो आपस में रगड़ खाती हैं। इसकी वजह से वहाँ की स्किन थोड़ी सी डेलिकेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है और उसमें छोटे छोटे माइन्यूट एब्रेजन्स हो जाते हैं जो कि डिलेड हीलिंग की वजह से इचिंग या इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। इसके अलावा वे महिलाएं जिनमें कि डायबिटीज़ की शिकायत है, वे महिलाएं डेफिनेटली इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कि आपका ब्लड शुगर लेवल लगातार हाई बना रहता है और ब्लड के शुगर को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है इंसुलिन, उसकी सेंसिटिविटी कम होने की वजह से जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें जो ग्लूकोज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है और वो बॉडी में हाई ग्लूकोज की वजह से, ब्लड वेसल्स में हाई ग्लूकोज लेवल रहने की वजह से इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा सोर्स बनता है और ऐसे केसेस में इन्फेक्शन रिपीटेडली होते हैं। और चौथे नंबर पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके कंट्रोल में है वो है इरेगुलर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। बहुत बार महिलाएं इचिंग या ऐसी कोई परेशानी के लिए लोकल केमिस्ट से लेके कुछ दवाइयाँ ले लेती हैं और वो ज़्यादातर 1 या 2 डोज एंटीबायोटिक के दे देते हैं जिससे कि टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन पूरा इन्फेक्शन क्योर नहीं होता और वो बार बार इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो इस तरीके से ये 4 छोटे पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपको रिपीटेड इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिंपल टिप्स हैं जिसके द्वारा आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, अगर आप ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आ रहे हैं या आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस पास्ट में होते रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से तुरंत एक कंसल्टेशन के लिए ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत बार महिलाएं मेडिकल कंसल्टेशन के लिए जाती हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर जो भी एडवाइस देते हैं या जो भी टेस्ट आपको बताते हैं या जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख कर देते हैं उसको वो घर ले जाकर वापस रख देती हैं और उसको फॉलो नहीं करती हैं।
बहुत बार इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर महिलाओं को कहा जाता है तो उनके एक एक्सक्यूजेस होते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है या अभी हम इतना मनी नहीं कैरी कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो कि उनके ट्रीटमेंट को डिले करते हैं और इस तरीके से वो इन्फेक्शन या उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ जाइए और इस माइंडसेट के साथ जाइए कि अगर आपको अपने चेकअप्स कराने हैं या अगर आपको मेडिसिन लेना है तो आप पूरा मेडिसिन का कोर्स परचेज कर सकें। इसके साथ आप तैयारी के साथ जाइए। वहीं पर इस चीज़ को पोस्टपोन करने की आदत मत रखिए कि हम टेस्ट आज नहीं कल करा लेंगे या 2 दिन बाद करा लेंगे। आपको अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर अगर आपकी फैमिली टेंडेंसी है ओबीज या ओवरवेट होने की तो डेफिनेटली आपको बहुत यंग एज से ही अलर्ट होने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो टीन एज या मिडिल एज में शुरू हो जाती है और उसके बाद उसके लिए बहुत ज़्यादा रेगुलर और कंटिन्यूस एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आपको अपने वेट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी वेट कैटेगरी में आती हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए आपको अपने वेट को मैनेज करने की ज़रूरत है। वहीं पर साथ में अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स को या किसी ग्रैंड पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रही है तो आपको इस बात को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल की जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो डाइटरी पैटर्न है, उसके साथ जो ये परेशानियां हैं बहुत यंग एज से शुरू हो जा रही हैं। आजकल जो डायबिटीज़ की परेशानियां हैं वो अर्ली 30s में ही शुरू हो जाती है। इसलिए आपको अपने शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा रेगुलरली चेक करने की ज़रूरत है। बहुत बार केवल हम एक रैंडम शुगर से डायबिटीज़ को नहीं डायग्नोज कर सकते हैं, तो उसके लिए एक दूसरा टेस्ट है जिसको कि HB1AC कहा जाता है, जो कि आपके पिछले 6 हफ्ते की जो एवरेज शुगर लेवल है उसको मॉनिटर करता है, उसको बताता है। तो इसलिए आपको HB1AC लेवल कराने की ज़रूरत है अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो भी मेडिकेशन डॉक्टर आपको लिख रहे हैं उसको आपको कम्प्लीटली पूरा करने की ज़रूरत है। बहुत बार एंटीबायोटिक का कोर्स 5 दिन का होता है। कुछ केसेस में जहाँ रेकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर इस कोर्स को 1 महीने के लिए भी चलाया जाता है। तो इसलिए आपने एंटीबायोटिक्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, उसको बीच में मत छोड़िए। आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करिए, अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करिए, जागरूक रहिए और अलर्ट रहिए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।